अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली नीट 2023 में पूछे गए हैं। और जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे थे वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे और कंसेप्ट बेस्ड थे। कुछ ही न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत थी। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले वो न्यूमेरिकल्स जो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल इसमें था जो कि बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था, जो कि एवरेज स्पीड पे था। यानी दिया गया है एक व्हीकल है हमारे पास। ये व्हीकल क्या करता है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ स्पीड v1, और वी कैन से दैट ये जो v1 का वैल्यू है दैट इज v। यानी जो फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये व्हीकल, ये किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्पीड v से। और इसकी जो नेक्स्ट हाफ ऑफ जर्नी है ये स्पीड 2v से ट्रेवल करती है। तो इस कंडीशन में हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के पास हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है ट्वाइस v1 v2 divided by v1 plus v2. So let us solve this very simple numerical, that is twice v into 2v divided by v plus 2v. So this will come out 4v square divided by 3v. एक भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा दैट विल कम आउट 4v divided by 3. This will be the average speed of this vehicle. तो ये एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। सीधे हमारे पास फॉर्मूला है twice v1 v2 divided by v1 plus v2, that is we can say that that's average speed. नंबर सेकंड जो कि बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे दिया गया है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इन द केस ऑफ बाल्मर सीरीज दैट इज लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बताना है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए जो लैम्डा का वैल्यू है वो क्या रहेगा। देखो, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो यहां पे बाल्मर सीरीज है उसके लिए n का वैल्यू है 2, और जो ब्रैकेट सीरीज है इसके लिए n का वैल्यू जो है दैट इज 4। तो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। दीज आर द ट्रांजिशन स्टेट्स। और सिंपली इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिखते थे 1 डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू r एक कांस्टेंट होता है दैट इज 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। सो लेट अस कैलकुलेट। अगर हम पहले देखेंगे ये कांस्टेंट के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें खाली देखना है ये जो 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर है और ये जो 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर है, इसके अगर हम पहले इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाल्मर सीरीज के लिए, तो बाल्मर सीरीज के लिए n का वैल्यू क्या है दैट इज 2। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगी दैट इज 1 डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू r एज अ कांस्टेंट इज गिवन बाय सिंपली दैट इज 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। दैट विल कम आउट 1 डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर ब्रैकेट सीरीज, तो वो किसके बराबर लिखेगा, लैम्डा इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट 1 डिवाइड बाय n का वैल्यू कितना है दैट इज 4, दैट इज 4 स्क्वायर। दैट विल कम आउट, वी कैन से दैट विल कम आउट 1 डिवाइड बाय 16। फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वाज लैम्डा 1 एंड दिस इज लैम्डा 2। हम डिवाइड करेंगे लैम्डा 1 को लैम्डा 2 से, दैट्स लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 इज गिवन बाय दैट इज 1 1 कैंसिल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 4 1s आर 4 4 4s आर 16। तो यहां पे जो ब्रैकेट सीरीज के लिए जो लैम्डा का वैल्यू रहेगा दैट विल कम 4। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज बी ऑप्शन, दैट वाज 4 लैम्डा। तो
ब्रैकेट के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी इन द केस ऑफ दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, दैट विल कम आउट 4 लैम्डा। नाउ ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधे ये फार्मूला बेस्ड है। और एक क्वेश्चन दिया गया है सर्किट से, ये सर्किट बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या लुक हियर दैट, यहां पे एक सर्किट डायग्राम दी गई थी जिसमें एक तो दो पोटेंशियल्स लगाए गए थे और एक रेजिस्टर यहां पे है, दैट इज 400 ओम रेजिस्टर है। तो इसके बीच एक अननोन रेजिस्टर लगाया गया है R। तो यहां पे दो पोटेंशियल इसको अप्लाई किए गए हैं और एक गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया है इसमें से, कुछ ऐसे इन दिस मैनर। यहां पे एक सेल लगाई गई है 2 वोल्ट, और ये भी दिया गया है गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ये है 10 वोल्ट हमारे पास, ये एक 10 वोल्ट सेल है, ये 2 वोल्ट सेल है। तो ये एक रेजिस्टर है, हमें इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बतानी है। तो पहले अगर हम देखेंगे ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर इस ए और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, इसका मतलब है ये जो 2 वोल्ट पोटेंशियल है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट। लेट अस सपोज दैट ये जो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वहां वो यहां पे 2 वोल्ट होगा इस रेजिस्टर में। तो इस रेजिस्टर में कितना बचा फिर, 10 माइनस 2 दैट इज 8 वोल्ट। तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 8 वोल्ट, दैट्स 8, क्योंकि 2 वोल्ट यहां पे हुआ, 10 टोटल था, इस 2 के साथ हमें कुछ नहीं है, ये खाली हमें बताएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये जो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये भी किस पोटेंशियल पे है, 2 वोल्ट पोटेंशियल पे है। तो हमारे पास फार्मूला है ओम्स लॉ की, V इज इक्वल टू IR, एज सिंपली जो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं ओम्स लॉ। तो इसमें से हम पहले निकालेंगे, यहां पे हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें यहां पे इस R का वैल्यू चाहिए। तो हम I निकालेंगे, I किसके बराबर निकलेगा, V डिवाइड बाई R। इन दिस केस V कितना है 8, अगर हम इस रेजिस्टर पे देखेंगे V कितना है 8, R कितना है 400 इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे इस रेजिस्टर पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, दैट इज 2 वोल्ट, और R का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सिंपली अगर हम देखेंगे ये जो 2 वोल्ट है, दैट्स 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4, simply that will come out 1 divided by 100 is equal to 1 divided by R, so R is equal to 100। तो ये जो रेजिस्टर होगा इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 100। तो 100 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी और थर्ड ऑप्शन। तो ये रेजिस्टर कितना होगा, 100 ओम होगा। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नाउ लुक हियर, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब दिखा गया है a magnetic energy stored in an inductor of an inductance 4 millihenry carrying a current of 2 ampere। एक इंडक्टर है हमारे पास, दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर एज यू आर ऑलरेडी अवेयर। इस इंडक्टर से की जो इंडक्टेंस है दैट इज 4 म्यू एच। इसको यहां पे एक बैटरी फॉर एग्जांपल पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है जिससे 2 एम्पियर करंट निकलती है, 2 एम्पियर यही करंट पास होती है इस इंडक्टर के थ्रू। हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। जो इंडक्टेंस का वैल्यू हमारे पास होता है दैट इज U इज इक्वल टू, वी कैन से दैट L, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं DL को विथ रेस्पेक्ट टू IDL, यानी जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते थे। लेकिन हमारे पास सिंपल फार्मूला थी W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 ऑफ LI स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, दैट इज Li स्क्वायर, व्हेयर L इज इंडक्टेंस, I स्क्वायर इज करंट। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे करंट भी दी गई है
और इंडक्टेंस भी दी गए हैं, दैट इज 1/2 ऑफ, दैट इज एल का वैल्यू है 4 इंटू मिली भी इसके साथ है, माइक्रो भी इसके साथ है, इंटू आई का वैल्यू है 2 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 4, तो दैट इज 1/2 ऑफ 4 into 4, that is 16 divided by 2, that will come out 8. तो इसका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे that will 8 मिली जूल, तो 8 मिली जूल इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ये भी सीधे इस फॉर्मूला की बुनियाद पे था, दैट्स 1/2 of Li square, तो 8 मिली जूल और माइक्रो जूल वी कैन से दैट is the correct option of this particular question. Now we will move forward. An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field with intensity this. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नहीं दिया गया है कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दिस इज प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, टू पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। इस डाइपोल को 30 डिग्री एंगल पे रखा गया है of an electric field with field strength, that is E is given by 2 into 10 raised power 5, very important, Newton per coulomb। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है हमारे पास, एंगल भी दिया गया है और टॉर्क टाउ भी दिया गया है, दैट इज टॉर्क, दैट इज 4 न्यूटन। टॉर्क इज आल्सो 4, सो इसका यूनिट भी न्यूटन ही रहेगा। अब हमें बताना है इधर डाइपोल लेंथ, डाइपोल की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ डाइपोल दैट इज 2 सेंटीमीटर। पहले अगर हम देखेंगे ये सेंटीमीटर में है तो इसको यहाँ मीटर में हम लाएंगे, दैट विल बिकम 2 into 10 raised power -2, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 into 10 raised power -2 मीटर क्या है डाइपोल लेंथ। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस डाइपोल का चार्ज क्या है। तो सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो टॉर्क होता है टाउ, that is given by PE sin of theta, while sin of theta is the angle between dipole moment or electric field, or we can say that dipole and electric field. तो let us say that जो टॉर्क है, टॉर्क की कितना एक्सपीरियंस करता है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन इज इक्वल टू P क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट तो होता है चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 into 10 raised power -2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, into electric field is also given as 2 into 10 raised power 5 into sin of theta, sin of 30 is given as 1 divided by 2. This 2 and 2 will cancel out, 2 ones are 2, 2 twos are 4, so Q is given as 2, यहाँ पे 10 raised power -2 and 10 raised power 5 plus 5, ये दो cancel, तो यहाँ पे बचेगा 2 into 10 raised power 3, so we can say that ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज 2 मिली कोलम, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 मिली कोलम। तो ये भी एक फार्मूला बेस्ड था टाउ, ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सीधे 1/2 Li स्क्वायर। नाउ हम सीधे जाएंगे अब और एक क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी यहां पे सीधे फार्मूला बेस्ड ही है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको भी हम यहां पे प्रूव करेंगे। कैन लुक हियर दैट क्वेश्चन है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी एक्स-रे का कांसेप्ट दिया गया है, हमें बताना है जो यहाँ पे वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। अगर हम पहले देखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू h न्यू, वायर न्यू जो है ये इंटेंसिटी होती है, दैट इज c अपॉन लैम्डा, तो न्यू की जगह हम c अपॉन लैम्डा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, वायर न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। लेकिन अगर हम देखेंगे जब भी यहाँ पे फोटॉन्स पड़ते हैं एक फोटो प्लेट पे,
तो उस फोटोन की जो एनर्जी है ये स्पेंड होती है टू थिंग्स में जो हमने बताई है, यानी E इज इक्वल टू, एक तो ये होती है साइन नॉट जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, प्लस 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, यानी ये काइनेटिक एनर्जी देती थी किसको, फोटोन को चलने में। तो दिस वाज साइन नॉट वाज वर्क फंक्शन। तो ये E किसके बराबर है, h न्यू के बराबर है, इज इक्वल टू साइन नॉट प्लस 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, जिसको हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते थे। नाउ ये बोल रहा है जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। सीधी सी बात है, अगर हम देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, ये सिंपली ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में दैट इज E V नॉट, यानी एनर्जी ऑर्बिटल वर्क। सो वी कैन से दैट ये जो E V नॉट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा यहां पे लैम्डा का, यानी E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ये किसके बराबर होगा, E V नॉट। तो E V नॉट और लैम्डा में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो सिंपल ये 1 डिवाइड बाई V के बराबर होगा। तो दैट वाज ऑप्शन नंबर सेकंड वाज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एक कैरनॉट इंजन है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। कैरनॉट इंजन की एफिशिएंसी सिंक एंड सोर्स का टेम्परेचर ठीक निकालने के लिए लिखा है ए कैरनॉट इंजन हैज एन एफिशिएंसी 50% है, 50% है एफिशिएंसी, दैट इज नीटा। नीटा जो है ये एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन है, और जो सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स इसमें दो चीजें होते हैं, सोर्स एंड सिंक। सोर्स ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, सिंक लोअर टेम्परेचर पे होता है। सोर्स का जो टेम्परेचर है दैट इज 273 सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी, तो हमें सिंक का टेम्परेचर निकालना है। सिंक देखो, जब भी आप कैरनॉट इंजन की बात करते हो तो पहले आपको ये जो टेम्परेचर है ये इसको केल्विन में लाना है। किस में लाना है, केल्विन में। तो केल्विन में इसको क्या हो जाएगा, केल्विन में इसको प्लस 273 यहां पे ऐड हो जाएगा, तो केल्विन में ये जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल कम आउट 600 केल्विन। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन। नाउ हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है नीटा इज इक्वल टू, दैट इज गिवन बाय, वी कैन से दैट 1 माइनस θ1 डिवाइड बाय θ2, या जिसको हम टेम्परेचर से या T2 या TC से किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये निकलेगा सिंपली दैट इज नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस θ1 डिवाइड बाय 600 केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम एफिशिएंसी देखेंगे जो 50% है इन फ्रैक्शन, इसको हम 1 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकेंगे, दैट इज आल्सो 50% है। सो नीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिवाइड बाय 2 से इन फ्रैक्शन में, तो वो निकलेगा 2 1s are 2, 2 3s are, that is will come out 300 Kelvin is equal to, we can say that 300 Kelvin is equal to temperature of sink। मगर ये केल्विन जो है इसको अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में ये जो टेम्परेचर है इसको माइनस करेंगे 273 से, तो एज ए रिजल्ट ऑफ जो हमारा ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 227 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये केल्विन था इसको माइनस करना पड़ा। तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग कैरनॉट इंजन। नाउ और एक क्वेश्चन है इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का कंसेप्ट दिया गया है जिसमें तीन चीजें हम कनेक्ट करते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, जिसको हम बोलते ही है एलसीआर, एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में अगर हम बात करेंगे, एल का मतलब होता है इंडक्टर, दैट्स इंडक्टर, सी का मतलब होता है कैपेसिटर एंड आर का मतलब होता है रेजिस्टर। ये एक एलसीआर सर्किट है। तो एलसीआर सर्किट में एल का वैल्यू 10 एच, फिर सी का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड एमएफ, आर का वैल्यू दिया गया है 100 ओम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, द मैक्सिमम, वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस ऑकर्स, यानी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होती है दैट इज न्यू, दैट इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। लेकिन पहले आप देखो इसमें जो चार ऑप्शंस हैं इसमें दो का जो यूनिट दिया गया है दैट इज रेडॉन,
तो ये एंगल का होता है, एंगल का असाइंड होता है, दैट्स कॉल्ड रेडियन पर सेकंड। और दिया गया है दो ऑप्शन जिसमें हर्ट्ज दिया गया है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकंड। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहेगा दैट इज हर्ट्ज। तो पहले दो ऑप्शन जो है ये इनको हम पॉइंट आउट करेंगे, यानी पहले हमें ये पता है रेड पर सेकंड नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। तो हम इन दो ऑप्शन पे जाएंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, न्यू 1 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई का वैल्यू हम लेंगे 3.14 इंटू अंडर रूट ऑफ एल का वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 10 इंटू सी का वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 1 माइक्रोफेराड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.59 Hz हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एलसीआर सर्किट। हमें बतानी थी यहां पे द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर। नाउ और एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी फार्मूला बेस्ड है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो यहां पे पूछे गए हैं अभी तक ये फार्मूला बेस्ड है। नाउ लुक हियर दैट द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम। एक है हमारे पास सीजियम, दूसरा है पोटेशियम और है सोडियम। इनकी वर्क फंक्शन दी गई है। सोडियम की वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पे पोटेशियम की है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सोडियम की है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन है, तीन मेटल्स है। सीजियम ये अल्कली मेटल्स है, पहली ग्रुप के है ये, सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। इनकी जो यहां पे है वर्क फंक्शन दी गई है। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, या टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक इंसिडेंट रेडिएशन इन पे डाली जाती है ऑफ ए इंसिडेंट एनर्जी, and electromagnetic radiation has an incident energy 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी से आपको बताना है किस मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएगा। तो पहला है, इसको 2.14 की जरूरत है तो यहां पे 2.20 है, तो करेक्ट है, इससे निकलेगा। क्योंकि 2.20 आ रहा है तो 2.14 की जरूरत है तो अच्छे से निकलेगा। ये नहीं निकलेगा क्योंकि 2.30 है, ये भी नहीं निकलेगा, 2.75 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहां पे सीजियम ओनली। सीजियम का जो मेटल है, इस रेडिएशन से सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पोटेशियम और सोडियम से नहीं निकलेंगे। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन था व्हिच वाज बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ और ए सरफेस क्या होता है बेसिकली। अगर हम देखेंगे गॉसेस लॉ क्या है, इंटीग्रेशन और क्लोजर कंटूर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस एरिया वेक्टर के साथ क्या एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज ईडीएस। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास्ड थ्रू एनी गिवन यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो हमें बताना है जो इफ ईडीएस इज इक्वल टू 0 और सरफेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हो सकता है। नंबर सेकंड वेरी हो जाएगा। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, ये भी गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द सरफेस, ये सही है। अगर फॉर एग्जांपल 5 फील्ड लाइंस 1 2 3 4 एंड 5 फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं यहां से, तो यही लीव कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल फ्लक्स है गॉसियन सरफेस का वो क्या है, 0। तो पहला ही ऑप्शन को करेक्ट था। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो फंडामेंटल हमारे पास जो हार्मोनिक होता है दैट इज गिवन बाय, एक के पास होता है लैम्डा 2v, दूसरे के पास होता है लैम्डा 2 4।
अगर हम फंडामेंटल ओपन और क्लोज्ड को यहाँ पर रेशो निकालेंगे, लैम्डा कैंसल, वी कैन से दैट 2v एंड 4v, तो ये निकलेगा हमारे पास 2 1s are 2 2s are 4, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज 2:1। ये भी सिंपल है, 2:1 सिंपली। और एक दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेजिस्टर डिटरमाइंस द कलर कोड इज। एक कार्बन कोड रेजिस्टर दिया गया है, इसकी रेजिस्टेंस भी दी गई है। यहां पे हमारे पास कार्बन रेजिस्टर दिया गया है कलर कोड का, इसकी रेजिस्टेंस है 22000 और लिखा गया है 0.5%। तो पहले हमें बताना है ओम, ठीक, रेजिस्टेंस का असाइन ओम है, तो हमें बताना है द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। कलर ऑफ द थर्ड बैंड कैसा होगा? एक ऑप्शन है हमारे पास रेड, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑरेंज फॉर एग्जांपल, तीसरा ऑप्शन, अब मैं रैंडमली बोल रहा हूं, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास येलो, एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज ग्रीन, दैट इज ग्रीन। देखो पहले हम देखेंगे इस 22 को हम ऐसे भी लिखेंगे 10⁻3, तो ये 2 × 2 × 10⁻c हम लिखेंगे, c रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल a b एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, 10⁻3 ऐसे भी हम इसको लिखेंगे। हमारे पास एक शॉर्टकट होता था इसको याद रखने के लिए, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो बीबी रॉय दैट इज ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो द कलर्स, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे बीबी रॉय फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, तो 3 का पावर है इसके पास दैट इज 3, इसका जो वैल्यू है दैट इज 3, सी का वैल्यू जो 3 है, तो इसका जो कलर होगा तीसरे बैंड का इस रेजिस्टर का दैट इज ऑरेंज, दैट इज ऑरेंज। यानी जो कलर कोड रेजिस्टर्स होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं बने हुए, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर। इसमें जो पहला बैंड ये, दूसरा बैंड ये, तीसरा बैंड ये, इस तीसरे बैंड का जो कलर होगा वो क्या होगा? ऑरेंज होगा। तो सिंपल, ये भी कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। Now, a wire is suspended for the ceiling rigid support and stretched by a weight W. At its free ends, the horizontal stress at any point across the cross-section area A of the wire is. Horizontal stress पूछ रहा है, तो stress आपको पता ही है, stress होता है simply, you can say that फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विल डिफाइन स्ट्रेस। तो सिंपल सी बात है, जब एक यहां पे एक वायर को यहां पे हैंग किया गया है, ठीक, लेकिन ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो हमें बताना है व्हाट इज द वर्क डन, हमें बताना है। तो अगर हम देखेंगे जो टी आर होता है ये टेंशनल फोर्स से टी डी के बराबर होता है, और ये टी डी किसके बराबर होता है? डब्ल्यू के बराबर होता है। ये डब्ल्यू किसके बराबर होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। सो अगर हम देखेंगे इसमें हमें क्या पूछ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर हम देखेंगे दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वेयर फोर्स क्या है? बेसिकली इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है टी आर और टी डी खुद किसके बराबर है? डब्ल्यू के बराबर है, वर्क के बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पूछ रहा है। तो ऐसा में क्या निकलेगा? W डिवाइडेड बाय A, वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया। तो ऑप्शन सेकंड वाज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्ट्रेस पे था ये सीधे। एफिशिएंसी LCR ये भी पूछा गया है। A bullet is fired। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा गया है, जो कि पीसी में हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारे इक्वेशन, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसमें क्या पूछा गया है? ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड। यानी एक गन से एक बुलेट को फेंका जाता है विद एन इनिशियल स्पीड, यानी u का वैल्यू हमें पता है, यानी u का वैल्यू हमें दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन बाय 280 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है हमारे पास। इन द डायरेक्शन अबव द ग्राउंड, और एंगल भी दिया गया है 30 डिग्री एंगल पे इसको फेंका जाता है अबव द हॉरिजॉन। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, टेक जी एस 9.8।
जी हमें देना है 9.8। हम कैलकुलेशन इजीली करने के लिए हम 10 लेंगे, फिर हम अप्रोक्सीमेशन आंसर कैलकुलेट करेंगे। अप्रोक्सीमेट आंसर को हम यहाँ पे टेक आउट करेंगे, क्योंकि इसमें हम कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, वो डिफरेंस, वो बड़े बड़े ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। तो अगर हमारे पास देखेंगे जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होती है, u square sin square theta divided by 2g, while sin theta is the angle at which it is thrown। u square कितनी है, that is 280 into 280 into, you can say that sin का वैल्यू sin 30 1 divided by 2, that is 1 divided by 2 को हम ऐसे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे पे सिंपली हम क्या लिखेंगे 2 into 10 into 4, बिकॉज साइन ऑफ थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है ये, क्योंकि थीटा का स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो इट विल कम आउट दैट इज 2 10s are 20 into 4, दैट इज 80, दैट इज 280 into 280 divided by 20 into 40, that is also 80, 0 cancel out, 20 into this very term, it will come out almost 960, and that is most approximate, that is 1000 meter। ये ज्यादा क्लोज किसको है, 1000 को। तो ऑप्शन थर्ड वाज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैग्नेटिक एनर्जी 8 कूलम, this the amount of energy, ठीक, sodium and yellow। now look here that एक और क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और कैपेसिटर पे भी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में सीधे ऐड होते हैं C1 प्लस C2, सीरीज में होते हैं ट्वाइस C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ और एक क्वेश्चन है, एक गाड़ी है हमारे पास, इस गाड़ी पे एक ब्लॉक है, अगर इस गाड़ी की एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल जो ब्लॉक और सरफेस के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू, दैट इज 0.15, ये दिया गया है, और जी का वैल्यू क्वेश्चन में ही हमें पूछा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का वैल्यू भी दिया गया है। तो हमें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ दिस व्हीकल सच दैट जो ये यहां पे ब्लॉक है इट विल रिमेन stationary, it will remain stationary। let us look here that as per the second law, force is equal to mass into acceleration, तो हमें maximum acceleration बोलनी है, a is equal to f divided by m। now f जो है, f किसके बराबर होता है, mu into n, as per the law of static friction, that is mu is coefficient of static friction, n is normal reaction। लेकिन एक ब्लॉक पे अगर हम देखेंगे, एक ब्लॉक पे नीचे की तरफ वेट लगता है, ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। इसी की वजह से एक बॉडी किस में होती है, रेस्ट में होती है, स्टैटिक होती है। नाउ अगर हम देखेंगे यहां पे जो n का वैल्यू है वो हम mg लेंगे, तो f की इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू, n किसके बराबर है, खुद mg के बराबर है, तो इस f को यहां पे डालेंगे, that is mu mg divided by m, m cancel out हो जाएगा, that's mu into g is equal to a, where mu is given as 0.15 into a is equal to 10, that will come out 1.5 meter per second square। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ और एक क्वेश्चन है इस पे, ये भी आसान क्वेश्चन है, बाद में जो हम डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे जिनको कैलकुलेशन की थोड़ा जरूरत है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इजी है। अब दिया गया है 10 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E and negligible internal resistance, then these are connected in parallel to the same battery of EMF E। The current is increased by n times, the value of n is given by। हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं, 10 रेजिस्टर्स, ठीक है, इनको हम पहले कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, फिर किसमें, पैरेलल में। देखो सिंपली अगर हम वैल्यू ऑफ करंट देखेंगे I1 डिवाइड बाय I2, वो निकलेगा, जो सीरीज में होते हैं ये डिवाइड होता है, EMF डिवाइड होता है सीधे, इसको हम डिवाइड करेंगे 10R से। जो I2 है इसमें क्या होता है, EMF अलग अलग से डिवाइड होता है 10 डिवाइड बाय R।
अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे I1 और I2 का, ई कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, तो I2 का वैल्यू हमें क्या निकलेगा 100। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, हमें बताना है क्या, द वैल्यू ऑफ n, जो n का वैल्यू होगा फिर वो क्या होगा 100। n का वैल्यू कितना है 100, ये भी इजी है। नाउ यहां पे आएंगे सिंपली, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, the angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is always the radius away from the center, along the tangential position, along the axis of rotation, along the radius towards the center। तो जो angular acceleration होती है that's omega square, और it is always along the axis of rotation। देखो ये circular motion है, for example ये यहाँ पे center है, ये कोई object है, this is r, and इसकी जो velocity है that's v square, and इस पे जो force लगता है वो सीधे सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज गिवन बाय mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। इसको हम बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता था। और जो v स्क्वायर डिवाइड बाय r होता है इसको हम बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसको हम डिराइव भी करते थे, दैट इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r के रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नाउ सर्कुलर मोशन में एक चीज कांस्टेंट रहता था, दैट वाज स्पीड। एक तो स्पीड कांस्टेंट रहता है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम दो पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या रहता था कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे v1 है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे v2 है वेलोसिटी, तो ये तो दो पॉइंट्स हैं, इन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहता है। ये पूछता है कि जो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर r, तो ये कहां किस डायरेक्शन में होगा, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो या अल्फा हो, ये हमेशा होता है along the axis of rotation, along the axis of rotation। सिंपल। यहां पे और एक चीज दिया गया है, a full wave rectifier to a PN junction diode, semiconductor devices में ये क्वेश्चन पूछा गया है। A center trap transformer, capacitor and a load resistor, which of the following component removes the AC ripple from the rectified output, that is only and only that is capacitor। capacitor का काम होता है to rectify the ripple, that is capacitor, this device। क्योंकि जो capacitor होता है ये एनर्जी स्टोर करता है in the form of capacitance, that is 1/2 of CV square, 1/2 of CV square या CV square divided by 2। उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हम बोलते थे, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते थे उससे क्या इफेक्ट हो जाता था। नाउ the ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass। radius of gyration पूछ रहा है hollow sphere का और solid sphere का। तो अगर हम पहले solid sphere का radius of gyration बताएंगे आपको I, वो I किसके बराबर होता है 2 divided by 5 mr स्क्वायर, और जो हॉलो के लिए होता है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3 mr स्क्वायर। mr स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, दैट इज 3:5। लेकिन जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है ये हमेशा हम अंडर रूट में लेते हैं, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट। अंडर रूट का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज फर्स्ट, दैट 3:5। नाउ ये भी इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। Now look here that the magnitude and the direction of the current in the following circuit। एक सर्किट दिया गया है यहाँ पे कुछ ऐसे, इसमें एक रेजिस्टर है, दो रेजिस्टर्स है और दो बैटरीज को, दो सेल्स को कनेक्ट किया गया है इन अपोजिट मैनर, कुछ ऐसे। यहाँ पे 7 ओम रेजिस्टर लगाया गया है, दैट इज 7 ओम। ये जो रेजिस्टर है दैट इज 2 ओम, ये जो रेजिस्टर है दैट इज 1 ओम। हमें क्या बताना है वैल्यू ऑफ करंट, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। देखो अगर ये तीनों रेजिस्टर्स को हम देखेंगे 2 ओम, 7 ओम एंड 1 ओम, दे आर इन सीरीज,
तो सीरीज में जो आर टोटल होता है दैट इज गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट की गई? अगर सेम रेजिस्टर्स इनके पास है तो हम सीधे लिखते थे NR इन सीरीज, यानी N का मतलब होता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर, लेकिन ये N का वैल्यू सेम होना चाहिए। दैट्स अगर हम देखेंगे अगर हमारे पास 10 रेजिस्टर्स हैं तो ईच की रेजिस्टेंस 3 है, तब जाके ये फार्मूला वैलिड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सीरीज में है 2 प्लस 7 दैट्स 9 प्लस 1, दैट इज जो टोटल रेजिस्टेंस है R इस सर्किट की दैट इज 10 ओम, दैट इज 10 ओम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, यहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे 5 वोल्ट सेल है, ये बैटरी नहीं है, बेसिकली सेल की सिंबल है। देखो जब भी अपोजिट एंड्स में या अपोजिट साइड्स में एक ही सर्किट में पोटेंशियल दिए जाते हैं तो जो फाइनल पोटेंशियल होता है वो फ्रॉम हायर से माइनस किया जाता है, यानी जो 10 माइनस 5 है ऑरिजिनल पोटेंशियल फिर कितना होगा 5। तो एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो जो पोटेंशियल और जो करंट होगा V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V डिवाइड बाय R। पोटेंशियल कितना है 5, रेजिस्टेंस कितनी है 10 दैट इज 0.5 एम्पियर फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, तो 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ the magnetic flux through any closed surface, integration B dl is equal to 0 as per second equation, Gauss second equation. The net magnetic flux through any closed surface is infinite, galat, positive galat, negative galat, so 0 is the correct option because integration E B dl is equal to 0, second Gauss इक्वेशन, ये भी इजी है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया है इन केस ऑफ स्प्रिंग। क्या लुक हियर दैट क्वेश्चन दिया गया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। एक स्प्रिंग है हमारे पास, दिस इज स्प्रिंग, इसको स्ट्रेच किया जाता है 2 सेंटीमीटर, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर दैट इज U। अगर हम इसी सेम स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाएगा 8 सेंटीमीटर से तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ U? सिंपल है, पहले हम देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है एक स्प्रिंग में वो किसके बराबर होती है, दैट इज K1। पहले हम डिफाइन करेंगे 1/2 ऑफ kx स्क्वायर वेयर k इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K2 के लिए हम देखेंगे 1/2 ऑफ kx2, यहां पे लिखेंगे x1 का स्क्वायर। नाउ ये टर्म सिमिलर है, इनकी जरूरत नहीं है हमें, तो हम लगाएंगे सीधे K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर डिवाइड बाई x2 स्क्वायर। नाउ इनके पास दोनों के पास स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे, K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू x1 डिवाइड बाई x2 का होल स्क्वायर। नाउ x1 का वैल्यू है 2 डिवाइड बाई x2 का वैल्यू है 8, दैट इज गिवन बाय 2 2s are 4 8 8s are 64। नाउ 4 1s are 4 2 2s are 4 2 3s are 6 2 2s are 4। Now it will come out x1 divided by x2, that's 2 divided by 32, 2 1s are 2 2 16s are, so K1 divided by K2 is equal to 1 divided by 16, so K2 is equal to 16U। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16U, क्वेश्चन नंबर 35, कोड E2। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। An AC source is connected to a capacitor of capacitance C due to decrease in its operating frequency। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है उसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट करंट है फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल आल्सो डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्प्लेसमेंट करंट विल डिक्रीज। नाउ और कौन सा क्वेश्चन है इसमें रह गया, और 2 क्वेश्चंस रह गए, ये भी हम डिस्कस करेंगे सिंपली। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट का इशू थोड़ा है, फिर क्लियरली यहाँ पे ये दिख नहीं पा रहा है। क्या दिख पा रहा है? चलो दिखाई दे रहा है। और एक क्वेश्चन है दिया गया है,
दैट इज वर्टिकुलर स्केल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों का काम इनर्शिया के साथ है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के साथ है। तो जो वर्टिकुलर स्केल है ये बेसिकली किस पे करता है काम? बर्नौलीज थ्योरम पे। बर्नौलीज थ्योरम यही बोल रहा है सम ऑफ द टोटल प्रेशर प्लस 1/2 ऑफ रो वी स्क्वायर दैट्स वॉल्यूम प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौलीज थ्योरम है तो ये भी पूछी गई है। दिस प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। तो ये भी एक क्वेश्चन था, आई थिंक सो, ये भी एक क्वेश्चन था। और कैपेसिटर पे था एक क्वेश्चन दैट वाज, अगर 3 कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, दिस इज कैपेसिटर सेकंड एंड दिस इज कैपेसिटर थर्ड, इनको कनेक्ट किया गया है इन दिस मैनर। अगर ये 3 फैराड है, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर हम पैरेलल में बात करेंगे कैपेसिटर्स की तो सिंपली ऐड होते हैं। तो ये कैपेसिटर हमारे पास है दैट इज 3 + 3 दैट इज 6, ये 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बन गया, ये 3 माइक्रोफैराड बना। तो दैट इज 3 6 और 18 डिवाइड बाय 9, दैट इज 9 1 9 9 2 18, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 माइक्रोफैराड। क्योंकि अगर हम देखेंगे कैपेसिटर्स पैरेलल में सीधे ऐड होते हैं, लेकिन रेजिस्टर्स कैसे ऐड होते हैं? 1/R1 + 1/R2। यहाँ पे कैपेसिटर्स पैरेलल में सीधे ऐड होते हैं, यानी अपोजिट होता है उसका, रेजिस्टर्स का। और एक क्वेश्चन था, आई रिमेंबर हियर दैट, मैं आपको याद दिलाऊं, यहाँ पे अच्छा सा क्वेश्चन था ये, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा इसको 2 मिनट में। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज को बिल्ड किया गया था अक्रॉस ए रिवर। ये एक ब्रिज है हमारे पास, इसको बिल्ड किया गया था अक्रॉस ए रिवर। तो रिवर के अगर हम देखेंगे इस ब्रिज के नीचे पानी गुजर रहा है, ठीक है। तो यहां से एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को, थोड़ा मैंने ऊपर बनाया है, थोड़ा मैं नीचे बनाने की कोशिश करूंगा सच दैट यू विल क्लियरली, यू शुड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये एक ब्रिज है, सिंपल, दिस इज अ ब्रिज, इसको यहां पे बिल्ड किया गया है अक्रॉस ए रिवर। तो इस ब्रिज के नीचे पानी जा रहा है, एक रिवर चल रहा है। तो इस ब्रिज पे एक पर्सन है, ये एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, नाउ जब ये 4 मीटर पर सेकंड के साथ फेंकता है तो जो टोटल टाइम होता है इस बॉल को यहां पे गिरने में पानी में, टोटल टाइम हमारे पास है 4 सेकंड इज द टोटल टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है टेक GS10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ हमें बताना है हाइट ऑफ दिस ब्रिज, हाइट ऑफ दिस ब्रिज फ्रॉम वाटर, सरफेस ऑफ वाटर टू दिस पॉइंट। नाउ लुक हियर दैट, 3 फार्मूला में यहां पे इस्तेमाल करूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा है। पहले मैं देखूंगा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी ये ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाइट है h1, इस पॉइंट, इस बॉल से वाटर तक जो डिस्टेंस है जब ये टच करेगा वाटर को, दैट इज h2, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहले मैं h1 को कैलकुलेट करूं, h1 में जो निकलेगा u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, इनिशियल वेलोसिटी 4 दैट इज 16 into 2 into 10 is 20, sorry 20, that is 16 divided by 20 is 0.8 मीटर। तो ये पहले जाएगी, ये बॉल इस ब्रिज के ऊपर से जब इसको ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो ये पहले जाएगी 0.8 मीटर हाइट, इतनी हाइट अटेन करेगी। ठीक, अब मैं दूसरा पैरामीटर कैलकुलेट करूंगा, इसको कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास होता है t इक्वल टू यू अपॉन जी, सिंपली। सो t इज इक्वल टू यू का वैल्यू हम लेंगे 4, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, ग्रेविटी है 10, सिंपल, दैट इज आल्सो 0.4 सेकंड्स। तो यहां तक जाने में इसको टाइम कितना हुआ? 0.4 सेकंड्स। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 0.8 मीटर। नाउ जो टोटल टाइम था वो कितना था? 4। तो फिर इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को यहां से गिरने में यहां तक पानी में जाने तक कितना टाइम लगा? 4 माइनस 0.4 दैट इज 3.6 सेकंड्स। तो 3.6 सेकंड्स यहां से इसको पानी में गिरने में लगी है। नाउ
जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 u0, क्योंकि अब ये रेस्ट में ऊपर आएगी फिर वापस डाउनवर्ड्स फॉल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन है मोशन अंडर ग्रेविटी की, वो सिंपली है हमारे पास s is equal to ut plus 1/2 of gt square। now initial velocity 0 तो ये टर्म 0, s is equal to 1/2 of gt square। now s is equal to 1/2 of g का वैल्यू 10, t का वैल्यू कितना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज 3.6 into 3.6, तो इट विल कम आउट 2 1s are 2, 2 5s are 10, s is equal to 5 into 3.6 into 3.6। नाउ इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 3 3s are 9, 6s are 36, दैट इज 12.6 into 5, दैट इज ऑलमोस्ट 64.8, 64.8। नाउ ये जो मुझे H2 निकला दैट इज 64.8, H1 कितना है ये वाला माइनस हो जाएगा दैट इज 0.8, तो हमें जो H2 निकलेगा दैट इज 64 मीटर्स। तो 64 मीटर्स विल बी द हाइट ऑफ दिस ब्रिज। So thanks for joining। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए to see the latest videos of this channel as soon as